नमस्कार दोस्तों, आज मूमल इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 5 अप्रैल 2022 को जो विज्ञान की परीक्षा आयोजित की गई थी उसका फुल सॉल्यूशन। इसका फुल सॉल्यूशन देखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें और हर प्रश्न का सॉल्यूशन हम आपको इसमें बताएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो पहला प्रश्न आया था वो इस प्रकार से था। जो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू जो थे उसमें मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका दोस्तों प्रश्न हो जाएगा डी, परिसंचरण होता है मानव हृदय वाला। और इसका जो दूसरा भाग है, दूसरा क्वेश्चन आया है, कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है? तो वह हो जाएगा दोस्तों स्फाइग्मोमेनोमीटर। ये इसमें ये ऑप्शन इसका सही है। और इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की। तो अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसमें हो जाएगा सी, आयोडीन। आयोडीन आवश्यक होता है। इसके बाद में इसका चौथा प्रश्न है दोस्तों। चौथा जो प्रश्न है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो ये हो जाएगा ए, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके बाद में इसका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्रिस्टल जल उपस्थित नहीं है? तो इसके आंसर में हो जाएगा बेकिंग सोडा, क्योंकि धोने का सोडा, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें नहीं होते हैं। इसके बाद में इसका जो अगला प्रश्न है छठवां, वह होगा कि दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में कौन सी गैस एक्स को पहचानिए, बनने वाली गैस एक्स को पहचानिए। तो यहां पर जो ये एक्स गैस बन रही है, कॉर्क है, कांच की नली लगी हुई है और तनु H2SO4 जो है, इसमें दानेदार जस्ता इसमें मिला हुआ है। तो इससे निकलने वाली जो गैस होती है वह हाइड्रोजन होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद में इसका जो सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न इस प्रकार से है कि एक तत्व क्यों मुलायम है, बड़ा सॉफ्ट है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो निम्नलिखित में से तत्व को पहचानिए। तो वह तत्व हो जाएगा के। इसके बाद में इसका जो अगला प्रश्न है वह इस प्रकार से है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं तो केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। इसके बाद में इसका जो अगला क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की चाल होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, 2.26 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका एक संक्षिप्त सॉल्यूशन हमने यहां दिया है, इससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद में इसका 10वां जो क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा कूलाम। आप अन्य को भी स्पष्ट कर लें, क्योंकि वोल्ट जो मात्रक होता है वो वोल्टेज विभव का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की। तो इसका जो 11वां प्रश्न है, दिए गए परिपथ में बिंदु ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 ओम। इसका इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद में इसका 12वां जो प्रश्न है दोस्तों, इस प्रकार से विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो ये हो जाता है विद्युत जनित्र होती है। इसके बाद में अब 12 में दूसरे जो प्रश्न है उसमें संक्षिप्त रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो इस रिक्त स्थान में पहला जो है, स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को क्रियाविधि से नियंत्रित किया जाता है। तो यह क्रियाविधि कहलाती है पुनर्भरण क्रियाविधि कहलाती है। इसके बाद में इसका जो दूसरा प्रश्न है, संदेश संचारित करने के लिए तंत्र का तंत्र विद्युत या रासायनिक आवेग को प्रयुक्त करता है। इसके बाद में इसी का अगला जो प्रश्न है, परितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की होती है। तो इसमें दोस्तों कमी या हानि होती है। इसी के बाद में अगला है हमारा, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध बना हुआ है गंगा नदी पर, सभी जानते हैं इस बात को। इसके बाद में इसी का दूसरे क्वेश्चन का 5वां जो है, प्रतिबिंब दूरी v तथा बिंब दूरी u का अनुपात लेंस के को व्यक्त करता है। तो ये व्यक्त करता है आवर्धन को। हम इस नियम से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद में इसका जो दूसरे क्वेश्चन का 6वां है, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत बल्बों के तंतुओं का निर्माण हमेशा टंगस्टन, जिसका सिंबल W है, से होता है। इसके बाद में दोस्तों अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है उनमें पहला जो प्रश्न है हमारा, तंत्र का ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है? तो तंत्र का जो होती है वो
न्यूरॉन यानी कोशिका या तंत्रिका कोशिका के संगठित जाल से बनी हुई होती है। इसके बाद में इसका अगला प्रश्न है, तीसरे का दूसरा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में वृद्धि का नियमन करती है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सीएफसी का पूरा नाम लिखिए। तो सीएफसी का पूरा नाम होता है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो सीएफसी का पूरा नाम होता है। इसके बाद में हमारा जो अगला है, मानव के कौन से अंग में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? मानव के कौन से अंग में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंत में, या जिसको हम विज्ञान की भाषा में आंत्र कहते हैं उसमें। अब अगला जो प्रश्न है हमारा इसी का पांचवा, पुनर्चक्रण क्या है? तो दोस्तों पुनर्चक्रण होता है किसी खराब वस्तु को दोबारा से प्रयोग में लाने वाली विधि जो होती है, वो जो खराब वस्तु पुनः प्रयोग के योग्य बन जाती है वह पुनर्चक्रण कहलाती है। तो इसमें है खराब यानी लोहा, विशेष रूप से प्लास्टिक को दोबारा उपयोगी सामग्री बनाना ही पुनर्चक्रण कहलाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो संतरे में हमेशा कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये होता है सिट्रिक अम्ल, जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये हम पुस्तक की सहायता से बनाएंगे। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है, स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर लिखिए। तो स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में जो अंतर होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार जो होते हैं ये तीक्ष्ण या कड़वे होते हैं। इसके बाद में इसी का 9वां क्वेश्चन है तीसरे प्रश्न में, क्योंकि हर प्रश्न 1 अंक का है दोस्तों। तो अब तक हम 10-11 प्रश्नों को करा चुके हैं, बहुत लंबे मैटर को हम आपको बता चुके हैं। दंत क्षय का कारण लिखिए। तो दंत क्षय का कारण होता है मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाए, अर्थात अम्लीयता बढ़ जाए तो दंत क्षय हो जाता है। दोस्तों हम आपको बहुत अच्छे तरीके से मूमल इंग्लिश क्लासेज की तरफ से ये समाधान बता रहे हैं। अगले पेपर्स का सॉल्यूशन भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमें इस प्रकार से अपनी जो आपके कितने अंक आए हैं, कितने गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, यदि किसी प्रश्न पर आपको कोई आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। इसके बाद में 10वां प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य है? तो धारा नियंत्रक, जैसा कि शब्द से मालूम हो रहा है, विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने का कार्य विद्युत धारा नियंत्रक का कार्य होता है, अर्थात विद्युत धारा को जो कम या ज्यादा करने का कार्य करता है वह धारा नियंत्रक कहलाता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में क्या अंतर है? तो प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण या दिशा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, जबकि दिष्ट धारा में परिमाण या दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। इन दोनों में ये मूल अंतर है। इसके बाद में इसी का 12वां क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है? तो वह होता है एक समान या समरूप होता है। इसके बाद में इसका सेक्शन बी आ जाता है और सेक्शन बी में छोटे छोटे प्रश्न जो दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। इनके आंसर अभी हम आपको डालने में समर्थ नहीं है, बाद में हम इनके आंसर आपको डाल देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसके और समाधान समय समय पर मिल जाएं। कुछ प्रश्नों के समाधान इनमें से हमने करने की कोशिश की है जो इस प्रकार से होंगे। जैसे 11वां जो प्रश्न है हमारा, 10वां प्रश्न इस प्रकार से है। 11वां प्रश्न, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों ऊष्माक्षेपी जो प्रक्रियाएं होती हैं वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों के बनाने पर ऊर्जा अवशोषित होती है, जिनमें ऊर्जा अवशोषित हो जाती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ऊष्माक्षेपी क्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों के बनाने पर ऊष्मा मुक्त होती है वो ऊष्माक्षेपी क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद में तन्यता किसे कहते हैं? वो डिफाइंड डक्टिलिटी जो होती है वो क्या होती है? डक्टिलिटी जो होती है तन्यता, कि जिन धातुओं को खींचने पर उनसे पतले पतले लंबे तार बनाए जाते हैं उन्हें उसे तन्यता कहते हैं। और सबसे तन्य धातु सोना है दोस्तों। ये एक एक नंबर, इसमें 2 नंबर डिवाइड थे तन्यता के और उस धातु का नाम लिखने के। तो एक धातु परिभाषा, एक अंक तो परिभाषा का हो गया और दूसरा हो गया अगर आपने सोना लिखा है तो आपके लिए पूरा 1 अंक मिलेगा।
इसके बाद में हमारा 13वां प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। इसमें पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। और प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वह है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। ये स्नेल का नियम होता है। इसके बाद में 14वां प्रश्न है, श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोधकों R1, R2, R3 और R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। ये आप थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसका समाधान हम अभी नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद में 15वां जो क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, एक 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पियर धारा 2 सेकंड प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। जी हां दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अब प्रश्न के अनुसार दिया गया है कि R बराबर 4 ओम, T बराबर 10 एम्पियर और T बराबर 2 सेकंड तक धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसमें फॉर्मूला लगता है H इजकल टू I की स्क्वायर RT बराबर, अब हम यहां पर रखते हैं I का मान 100 है, R का मान 4 है और T का मान 2 है। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वह होगी 800 जूल। 800 जूल इसका आंसर होगा। इसके बाद में परिनालिका क्या है, परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड जो होती है परिनालिका, जब हम एक कुचालक विलयन लेकर उस पर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर जो संरचना बनाते हैं वह परिनालिका कहलाती है। जैसे कि इसके चित्र को हम सबसे पहले कि हम एक विलयन ले लेंगे और उस पर विद्युत चुम्बकीय धाराएं बना लेंगे और विद्युत तार को लपेट लेंगे और इसको हम जब एक कुंडली से और स्विच से जोड़ते हैं तो इस प्रकार से इसका एक चित्र बन जाता है। ये आपने पढ़ा होगा। इसके बाद में इसके सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से हैं। दोस्तों, आप वीडियो को देखते रहें लास्ट तक, आपके लिए बहुत अच्छे सॉल्यूशन हमने आपको दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगामी वीडियोज आपको समय समय से मिलती रहें। ये इसके इस प्रकार से ये जो 2022 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से पेपर आया था वो इस प्रकार से हम आपको एक एक प्रश्न को दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार से इसका जो पूरा समाधान है वो आपको समय से मिलता रहेगा। और ये इसका खंड सेक्शन डी आया है। सेक्शन डी में भी कुछ प्रश्न हैं जो 4-4 अंकों के हैं, जिनकी शब्द सीमा 250 रखी गई है। और इसमें प्रश्न अथवा में है, अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य लिखिए, मादा मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। तो इनके अंक डिवाइड होते हैं, इसी प्रकार से इनमें मार्किंग होती है। तो इन अंकों के आधार पर ही इनमें मार्किंग करते रहें। और इसके बाद में ये मिलान किया गया है कि जिप्सम का फॉर्मूला कौन सा है, ये इसमें दिया गया है। और इसी में ये इसका जो पार्ट सेकंड है वो दिया गया है और ये दोनों पार्ट हैं, इसमें 2-2 1-1 अंक के दिए गए हैं। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। पूरे पेपर को आप देखते रहें। आगामी वीडियोज में आगामी परीक्षाओं में आपके लिए जो आगामी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये जरूर काम आएगा। तो इस प्रकार से ये पेपर आया था दोस्तों। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मूमल इंग्लिश क्लासेज।